कि रैग क्या होता है। रैग की फुल फॉर्म होती है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। सो इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे सिंपल, अगर हम एलएलएम कॉल्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, मान लो एक यूज़र होता है, ठीक है। तो ये यूज़र क्या होता है, ये एलएलएम को क्वेरी करता है। ये यूज़र हो गया, ये हो गया हमारा एलएलएम। और अब ये क्या करता है बेसिकली, ये करता है क्वेरी सेंड करता है अपनी क्वेरी, और एलएलएम क्या करता है, रिस्पॉन्स सेंड करता है। तो ये बेसिक सा एलएलएम का यूज़ है, ठीक है। बट इसमें दिक्कत ये है कि जो एलएलएम होता है कई बार उसके पास नॉलेज नहीं होती अप टू डेट, और या कह लो कि जो एलएलएम है, जैसे जो क्वेरी है, एलएलएम के पास उसके रिलेटेड कोई नॉलेज ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लो एक फ़्लाइट की वेबसाइट्स है और उसमें एक चैटबॉट लगा हुआ है और उसमें यूज़र पूछ रहा है कि व्हाई माय फ्लाइट इज़ डिलेड। तो अब वो एलएलएम को अगर सीधी क्वेरी जाएगी तो एलएलएम को तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, राइट? क्योंकि उसे क्या पता आपका नाम क्या है, कौन सी फ्लाइट, क्या टाइम, उसको कुछ भी नहीं पता। तो इन केसेस में क्या होता है कि जो ये चैटबॉट्स बनते हैं उसमें क्या होता है कि जो यूज़र की क्वेरी है उसके साथ यूज़र का डेटा भी एलएलएम को जाता है, और वो एलएलएम का और वो जो डेटा है एलएलएम उसको रीड करके उसमें से आंसर फाइंड करके एक प्रॉपर रिस्पॉन्स जनरेट करता है। तो ये होता है हमारा रैग। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम अगर चैट जीपीटी में भी जाए, अगर चैट जीपीटी में हमने अगर मान लो कोई डॉक्यूमेंट समराइज कराना है तो उसको उसमें हम डॉक्यूमेंट डालते हैं, और उसमें हम अपनी या डॉक्यूमेंट डाल के उसमें हम क्वेश्चन लिख देते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में से क्वेश्चन का आंसर फाइंड करके बताओ। तो वो भी एक सेम ही है कि हम एलएलएम को एक डॉक्यूमेंट या कुछ पीडीएफ या कुछ भी डेटा दे रहे हैं, और उस डेटा में से वो एलएलएम हमें रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये रैग है, ठीक है। तो रैग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जैसे अभी बताया कि अ, जो नॉलेज है वो कई बार चैट जीपीटी के पास नहीं होती, ठीक है। तो इसमें काफ़ी इसके बेनिफिट्स होते हैं। जैसे पहला बेनिफिट हो गया रिड्यूस हैलुसिनेशन। तो इसमें क्या होता है कि चैट जीपीटी के पास जैसे कोई भी एलएलएम उसके पास नॉलेज होती है, बट उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। अगर हम उसे डेटा प्रोवाइड करेंगे तो वो अच्छे से आंसर कर पाएगा हमें, और हेलुसिनेट नहीं होगा। और सेकंड इसका बेनिफिट है अप टू डेट नॉलेज। फॉर एग्जांपल कि जैसे जब हम चैट जीपीटी का फर्स्ट मॉडल आया था तो उसमें 2021 तक का डाटा ही ट्रेंड था उस चैट जीपीटी में। और अगर हम उससे कोई लेटेस्ट डेटा पूछते थे तो वो उसका आंसर नहीं दे पाता था। तो वही है कि अगर हमें इसमें अब क्या करते हैं रैग में कि हम खुद से उसको लेटेस्ट डेटा प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमें उसके हिसाब से हमें रिस्पॉन्स देता है। अगर उसके पास वो डेटा नहीं भी है, तो अगर वो उस डेटा पे ट्रेन नहीं भी हुआ, तो हमें आंसर मिल जाता है। तो वही है कि अप टू डेट नॉलेज हमें वहाँ से मिल जाती है। और थर्ड है कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव से अब क्या मतलब है इसमें रैग में? अभी तक तो हमने देखा कि रैग में क्या होता है, बेसिकली अब हम समझे हैं कि हम उसको डेटा देते हैं, उसके उस डेटा मतलब कि कॉन्टेक्स्ट, हम उसको कॉन्टेक्स्ट भी देते हैं और यूज़र की क्वेरी भी देते हैं, और वो हमें एलएलएम क्या होता है, हमें रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। तो इसमें क्वेरी, रैग में सपोज एक क्वेरी है प्लस डेटा, या फिर कह लो कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें हम कॉन्टेक्स्ट भी देते हैं, ठीक है, और हमें जो है वो रिस्पॉन्स मिल जाता है। अब कॉस्ट इफेक्टिव से क्या मतलब है हमारा? कॉस्ट इफेक्टिव से ये मतलब है कि सपोज आपका जो डेटा है बहुत ज़्यादा है, मतलब कह लो कि थाउजेंड्स फाइल हैं। तो अब थाउजेंड्स फाइल्स तो आप चैट जीपीटी को नहीं दोगे ना कि एक क्वेश्चन के लिए कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए, और उसके लिए आपने थाउजेंड्स फाइल दे दी। तो ये ऐसे नहीं होता। इनफैक्ट अगर आप चैट जीपीटी यूज़ भी करते हो तो आप देखोगे, अगर आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा हो, अगर आपने बहुत बड़ा कंटेंट लिखा हो,
तो वो लिमिट एरर आ जाता है। सेम जो चैट जीपीटी की एपीआईज होती है या कोई भी एलएलएम की एपीआईज होती है, उसका एक फिक्स्ड एक होता है कि लिमिट होती है कि इतने लिमिट तक हम एक एपीआई में कंटेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो उसमें फिर हम रैक रैक इस जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व ऐसे करता है कि मान लो आपके पास बहुत सारी फाइल्स हैं। ठीक है, आपके पास बहुत सारी फाइल्स हैं। ठीक है, अब यूजर ने एक क्वेरी करी। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, हम पहले अब अभी हमने पहले डाटा है हमारे पास बहुत सारा, हम इससे हम रैक की पाइपलाइन को भी अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे होता है। तो हमारे पास डेटा है, तो इसको ना हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जिसको हम क्या देते हैं, चंक्स। ठीक है, ये पहला चंक हो गया। सॉरी, ये हमारा दूसरा चंक हो गया। तो ऐसे हमारे जो है चंक्स बना देते हैं हम। चंक्स बनाने का बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि मान लो इसमें अब इसमें कि सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। मान लो एक पीडीएफ था ये, और उसको हमने स्मॉल स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर लिया। अब इसका बेनिफिट ये है कि इसमें कुछ डेटा है, इसमें कुछ डेटा है, और इसमें भी कुछ डेटा है, बहुत सारे चंक्स बनते हैं। ठीक है, अब मान लो जो यूजर का क्वेश्चन है उसका आंसर इस चंक में पड़ा है, तो ये दो चंक भेजने का कोई फायदा नहीं है एलएलएम को, तो हमें सिर्फ ये वाला चंक भेजना है एलएलएम को। ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या होगा, कंटेंट हमारा जो हम डेटा जो कॉन्टेक्स्ट हम एलएलएम को भेजेंगे उसका साइज रिड्यूस होगा, और इससे हमारा क्या होगा, कॉस्ट भी बचेगी। एलएलएम एपीएस एपीएस की जो कॉस्ट होती है आपको पता ही है, वो टोकन बेस्ड होता है, तो उसकी कॉस्ट बचेगी। तो यही है थर्ड पॉइंट कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम हमें कैसे पता लगेगा कि जो यूजर ने क्वेरी करी है उसका डेटा इसी चंक में है या नहीं। पहले क्या करेंगे, हम उसको चंक्स में डिवाइड कर लेंगे, और चंक्स की भी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चंक्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इम्बेडिंग करेंगे। ये हमारा इम्बेडिंग मॉडल है। ठीक है, अब इम्बेडिंग मॉडल हो गया, तो इससे हमारी बहुत सारी इम्बेडिंग्स वेक्टर इम्बेडिंग्स बन गई। अब वेक्टर इम्बेडिंग्स क्या होता है, वेक्टर इम्बेडिंग्स बेसिकली मान लो कोई भी हमारा वर्ड है, ठीक है, उसकी एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस होती है। फॉर एग्जांपल मान लो ये डॉग है, डॉग, इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मान लो होगी 0.1, कुछ भी हो सकती है, ये मैं ऐसे ही लिख रही हूँ कुछ भी, 0.8। ठीक है, तो और कैट हो सकती है, कैट की वेक्टर एम्बेडिंग इससे कुछ डिफरेंट होगी, थोड़ा बहुत फर्क होगा। ठीक है, तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होती है डिफरेंट वर्ड्स की। और जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं उनकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो सिमिलर होती है, उनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ बेसिकली। ये मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा जो है वेक्टर एम्बेडर है। ठीक है, इसमें हर एक जो डॉट है वो किसी वर्ड को वर्ड मतलब वो किसी वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको हम जूम करते हैं, देखिए ये मतलब वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस है हर एक वर्ड की। ये अभी छोटा सा ही है, इसमें सारे वर्ड्स नहीं है, मतलब कुछ कुछ हैं। जो एलएलएम्स होते हैं उनकी अपनी हर एक मतलब अगर एलएलएम है उनकी डिफरेंट एम्बेडिंग्स होती है, और जेमिनाई है उनकी डिफरेंट एम्बेडिंग्स होती है। डिपेंड करता है कि वो कैसे एक वर्ड्स को एक दूसरे से रिलेट करते हैं और वेक्टर डीबी में रखते हैं। ठीक है, तो मान लो ये वर्ड है टूरिस्ट, सेल, तो ये जो भी जो दो वर्ड्स हैं अगर उन सिमिलर हैं तो उनके बीच जो डिफरेंस होगा वो कम होगा। ठीक है, फॉर अब हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं एक वर्ड्स, जैसे हमने डॉग किया ना, तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं डॉग। ठीक है, इसको मैंने सर्च करा, तो देखते हैं ये हमारा ये डॉग आ गया। सॉरी, सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, डॉग को। वर्क नहीं कर रहा ये, एक सेकेंड, डॉग,
ठीक है, अब देखो, ये डॉग इसकी पोजीशन ये है, ठीक है, उसके नियरेस्ट पॉइंट देखो क्या है। नियरेस्ट पॉइंट कैट, कैट सबसे ज्यादा नियर है। क्यों? मे बी डॉग भी एक पेट होता है और कैट भी एक पेट होती है, और मे बी डॉग की भी 4 लेग्स होती है और कैट की भी 4 लेग्स होती हैं। तो हो सकता है इस मतलब जो उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके हिसाब से उन्होंने इसको नज़दीक नज़दीक रखते हैं, ठीक है। तो डॉग के सबसे ज़्यादा करीब है कैट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में, मे बी बिकॉज वो दोनों पेट्स हैं, और बाकी कुछ और भी हो सकते हैं क्राइटेरिया। हर एक बेसिकली हर एक कंपनी का अपना-अपना हिसाब होता है। जैसे ओपन एआई के अपने हिसाब से उन्होंने इसकी एम्बेडिंग्स बनाई होंगी, जेमिनी ने डिफरेंट वे से किया होगा, सो डिपेंड्स, ठीक है। और उसके नीचे काऊ है, रैट है, मतलब अगर मैं डॉग सर्च कर रही हूँ तो जो उसके नियर बाय हैं वो सारे एनिमल्स हैं। और जैसे बर्ड भी आ गया, पेट आ गया, देखो पेट भी बिल्कुल नज़दीक है, क्योंकि डॉग भी एक तरह से पेट ही होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो उसके नज़दीक ही होगा। और जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ रहा है तो आप देखोगे कि मैन, इसका डिफरेंस ज़्यादा है डॉग से, क्योंकि अ, ये बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, सो दैट्स व्हाई, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी एम्बेडिंग्स होती हैं। अब क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि जैसे डॉग और कैट है तो हम इनको एम्बेडिंग मॉडल में रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी एम्बेडिंग्स बनेगी, मतलब जो भी वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड्स होंगे ना इसमें हर एक चंक्स में, उनकी अलग अलग एम्बेडिंग बनेगी, और उस एम्बेडिंग को हम स्टोर करेंगे वेक्टर डीबी में। अब ये हमारा आ गया वेक्टर डीबी, ठीक है। अब वेक्टर डीबी उसको स्टोर कैसे करेगा? वैसे ही एक जैसे जिनका मीनिंग सेम है, या मतलब इसमें हमने स्टोर कर दिया, ठीक है। तो हमारा वेक्टर डीबी बन गया। ओके, अब क्या करना है हमें? अब मान लो एक यूजर है, यहाँ पे हमारा यूजर आ गया। अब यूजर ने क्वेरी करी, ठीक है, वो क्वेरी करेगा। तो अब पहले तो जो हमारा डॉक्यूमेंट था उसको, उसकी हमने एम्बेडिंग बना के उसको वेक्टर डीबी में स्टोर कर दिया। अब सिमिलरली जो भी क्वेरी है इसको भी हम एम्बेड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ गया एम्बेडिंग मॉडल, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है हमें? आ, अब ये क्या करेगा? बेसिकली ये क्या करेगा, ये जो हमारा वेक्टर डीबी है, एक सेकेंड, मान लो ये हमारा वेक्टर डीबी है, राइट। तो अब ये क्या करेगा, ये जो एम्बेडिंग मॉडल है इसमें से जो हमारा डेटा बने, अब क्या होगा, ये सिमिलरली इस वेक्टर डीबी में इसको सर्च करेगा, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में दोबारा से क्लियर करती हूँ। हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, उसके हमने क्या किए, स्मॉल स्मॉल चंक्स बनाए, ठीक है। और उसकी हमने फिर एम्बेडिंग मॉडल करके उनको हमने वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कुछ अगर उसमें डॉग वर्ड था तो इसमें कन्वर्ट हो गया, अगर कैट वर्ड था तो इसमें कन्वर्ट हो गया, वो सारा हमने स्टोर कर दिया वेक्टर डीबी में। फिर यूजर ने जो क्वेरी की उसको भी हमने सेम उसको वेक्टर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट किया। अब क्या होगा, सपोज मैंने सर्च करा, मान लो यूजर की क्वेरी में कुछ काइंड ऑफ वर्ड है पिक्चर, ठीक है, उसकी क्वेरी में कोई पिक्चर का वर्ड है, और ये जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है इसमें कुछ वर्ड है, मान लो इमेज, इमेजेस से रिलेटेड इसमें इंफॉर्मेशन है। तो पिक्चर और इमेज काइंड ऑफ सेम हो गया। तो वेक्टर डीबी का यही बेनिफिट है, जो हमारे नॉर्मल डेटाबेसेस होते हैं उसमें हम सर्च कर सकते हैं, बट वो वर्ड सेम टू सेम होना चाहिए। अगर मैं पिक्चर सर्च कर रही हूँ तो अगर उसको पिक्चर मिलेगा तो वो मुझे उसके रिलेटेड डेटा रिस्पॉन्स करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो वेक्टर डीबी इसीलिए यूज होता है क्योंकि हम इसमें सिमिलर डेटा सर्च कर सकते हैं, क्योंकि पिक्चर और इमेजेस का सेम मतलब होता है। तो वो ये वाला हमें चंक है वो रिटर्न कर देगा, जो भी इसने इसमें स्टोर किया होगा वो बेसिकली वही सेम चीज करेगा। मान लो
पिक्चर्स और इमेजेस इस वेक्टर डीबी में साथ साथ में होंगे। जैसे सर्च करके देख लेते हैं, मान लो पिक्चर मैंने इसमें सर्च किया, देखते हैं भी या नहीं। ठीक है, सी इमेजेस सिमिल नज़दीक है, मतलब वो देखेगा कि नज़दीक में मुझे कौन सा मिल रहा है एम्बेडिंग, कौन सी एम्बेडिंग नज़दीक में है। ठीक है, तो इमेज की एम्बेडिंग उसको मिली, फिर यहाँ से पिक्चर की एम्बेडिंग मिली, उसने देखा कि दोनों नज़दीक हैं, तो उसने ये वाला जो कॉन्टेक्स्ट है, ये वाला हाँ जो हमारा चंक है, इसने रिटर्न कर दिया। अब क्या होगा जब इसने इसको रिटर्न किया, तो इसने हमें रिटर्न कर दिया है, और अब हमारा जाएगा एलएलएम के पास। ठीक है, ये हमने चंक यहाँ से लिया, और ये क्या हमारा एलएलएम के पास, ये हमारा एलएलएम है, इसको ही कर लेते कॉपी, ये हमारा एलएलएम है। ठीक है, इसमें हमारा वो चंक भी चला गया, ये हमारा चंक्स आ गए जो भी हमें चाहिए थे, जिसमें इसके रिलेटेड नॉलेज है। और ये हमारा यूज़र क्वेरी, हमारी यूज़र क्वेरी जो भी थी, ये भी हमने साथ में इसको इसमें भेज दी, मतलब दोनों चीज़ें हमारी एलएलएम के पास चली गई, यहाँ से चंक और यहाँ से हमारी आई यूज़र क्वेरी। ठीक है, अब जो है एलएलएम इसको रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, रिस्पॉन्स देगा इन चंक्स के, इस यूज़र क्वेरी को फाइंड करेगा इन चंक्स में, और हमें रिस्पॉन्स सेंड करेगा। ये आ गया हमारा रिस्पॉन्स। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा पूरा पाइपलाइन रैक का। तो बहुत ही ईजी है, जस्ट सिंपल लैंग्वेज में हम एलएलएम को डेटा भी प्रोवाइड कर रहे हैं और क्वेरी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो उस क्वेरी का आंसर करता है उस डेटा के हिसाब से। ठीक है, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी आपको पता लग ही गया होगा, इसके अलावा डेटा प्राइवेसी भी इसमें मेंटेन होती है। अब आप सोचोगे डेटा प्राइवेसी कैसे मेंटेन हुई। सी, हमने क्या किया, हमारे पास पूरा डेटा था, पर सिर्फ हमने ये एक चंक उसको एलएलएम को दिया, जिसमें हमारा वो कंटेंट था उस क्वेरी से रिलेटेड, हमने पूरा डेटा नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं हमारी प्राइवेसी हुई इसमें। ठीक है, कि हमने पूरा डेटा नहीं दिया, हमने उसमें से स्मॉल स्मॉल चंक्स ही दिए जो एलएलएम को जिसकी ज़रूरत थी, जिसमें उससे रिलेटेड कंटेंट था। अदरवाइज अगर हम पूरा डेटा देंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारी प्राइवेसी को ब्रीच करेगा। ठीक है, होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट चंकिंग स्ट्रेटजीज। ओके, थैंक यू।